जब हंटर्स एसोसिएशन के बेस्ट एजेंट्स उस अनजान पोर्टल के अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। वहां एस रैंक मॉन्स्टर्स और डीमंस की पूरी आर्मी को एक नंगे आदमी ने अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ से अकेले ही खत्म कर दिया था। वो इस दुनिया में 300 सालों से कैद था, लगातार फाइट कर रहा था और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। और जब वो आखिरकार मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आया तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स भी उसके सामने वीकलिंग्स लग रहे थे। लेकिन कोई भी उसकी रियल स्टोरी नहीं जानता था जो कई सदियों पहले शुरू हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया, एक ऐसी दुनिया जो किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसे यह समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि यह जगह टेक्नोलॉजी के मामले में अर्थ से बहुत पीछे है, लेकिन इसका अपना एक अलग ही चार्म था। जिस घर में उसने जन्म लिया था वो कोई गरीब झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक अमीर जगह लग रही थी। एक ऐसा लड़का जो अर्थ पर दिन रात काम करने की वजह से मर गया था और जिसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसके लिए ये एक मेजर अपग्रेड था। सबसे अच्छी बात, वो औरत थी जिसने उसे गोद में लिया हुआ था, यानी उस बच्चे की मां। वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं थी, उसकी आंखों में ऐसी गर्माहट थी जो किसी का भी दिल पिघला दे। उसे लगा कि अगर लाइफ की शुरुआत ऐसी है तो शायद उसे अब रोमांस के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि लक ने आखिरकार उस पर मेहरबानी कर दी है। 3 साल बाद जब उसने पालने से बाहर निकलकर खिड़की के बाहर की दुनिया की एक झलक देखने के लिए अपने छोटे कदम बढ़ाए तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसके छोटे से पर्सपेक्टिव से बाहर की दुनिया बहुत मैसिव और मैजिकल लग रही थी। लेकिन जब वो ये सब मजे से देख रहा था तभी मेड ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका ये छोटा सा एडवेंचर वहीं खत्म हो गया। कुछ टाइम बाद उसने चीजों को समझना शुरू किया और रियलाइज किया कि उसकी फैमिली सिर्फ वेल्दी ही नहीं है, वे असल में ग्रैंड डची का हिस्सा थे और पूरे किंगडम में उनका बहुत नाम था। पता चला कि ये छोटा बच्चा कोई ऑर्डिनरी किड नहीं था, वो लायन हार्ट किंगडम के ग्रैंड ड्यूक ड्रैगोनिया का बेटा था। बेसिकली एकदम प्रॉपर रॉयल्टी। 8 साल बाद लियोन ने अपनी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाया और स्वॉर्ड्समैनशिप सीखनी शुरू कर दी, क्योंकि वो राज्य का नाइट बनने का ड्रीम देखता था। उसे वंडर होता था कि क्या यहाँ की या ऑरा जैसी जादुई चीजें भी होती हैं। उसके मेंटोर सर गॉथिक, जो सीधे रॉयल पैलेस से आए एक लेजेंडरी होली नाइट थे, उन्होंने उसे सिखाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। ड्रैगोनिया के बेटे को ट्रेन करना गॉथिक के लिए ऑनर की बात थी, लेकिन 14 साल का होना लियोन के लिए किसी नाइटमेयर जैसा था। गॉथिक इंसानी रूप में एक बीस्ट था। लियोन अपनी ट्रेनिंग में चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, गॉथिक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाइट बनने का मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं था, इसका मतलब था क्वेस्ट क्लियर करके खुद को प्रूव करना और ऑनर के साथ ये टाइटल हासिल करना। और अगर आप होली नाइट बनना चाहते हैं तो आपको होली ग्रेल द्वारा चूज किया जाना होता है। ग्रैंड ड्यूक का एयर होने के नाते लियोन सिर्फ लड़ना नहीं सीख रहा था, उसे अपनी डची को संभालने के लिए जरूरी हर चीज में मास्टर होना था। सर गॉथिक का एक सिंगल स्विंग ही लियोन को हवा में उड़ा देने के लिए काफी होता था। सिर्फ सक्सेसर बनने के लिए होली नाइट की ट्रेनिंग लेना उसे पनिशमेंट की तरह लगता था। 16 साल की एज में बारिश और तूफान में भीगते हुए उसने फाइनली गॉडेस का ब्लेसिंग पाने का क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, उसने दूर आग की लपटें देखी और हेल्प के लिए पुकार सुनी। गॉडेस का अटेंशन खींचने के लिए जब ऑर्क्स ने हमला किया तो सिर्फ तलवार चलाना काफी नहीं था, आपको अपना नाम बनाना था और अच्छे काम करने थे। इस अफरा तफरी में लियोन ने चार्ज किया और स्टेट की जमीन पर हमला करने वाले उन भद्दे ऑर्क्स को गालियां देते हुए अपनी तलवार चलाई। जब लियोन 20 साल का हुआ तो फाइनली उसका सामना गॉडेस अरियाना से हुआ। उन्होंने उसे अपना ऑनर और फेथ प्रूफ करने का क्वेस्ट दिया, जिसे उसने विदाउट हेजिटेशन एक्सेप्ट कर लिया। सालों तक खुद को लिमिट के पार पुश करने के बाद लियोन ने आखिरकार होली नाइट का टाइटल अर्न कर लिया। उसके बाद लियोन फुल रैम्पेज मोड में आ गया। उसने ऑर्क्स को काटा, गॉब्लिन्स को वाइप आउट किया और इविल कल्ट्स को क्रश कर दिया, जिससे उसे वॉर नाइट का टाइटल मिला। उसने 7 लाख से ज्यादा ऑर्क्स को मार गिराया। जब वो 35 साल का हुआ तब किंग लायन हार्ट बैटल में मारे गए। सिंहासन खाली होने के कारण एक नए होली नाइट को चुनना था। तभी गॉडेस अरियाना ने लियोन को चुना। उसने सेक्रेड ट्रेजर लायन हार्ट रिसीव किया और होली ग्रेल को प्रोटेक्ट करने की वाव ली। इसी तरह वो ड्रैगोनिया का ग्रैंड ड्यूक और राज्य का किंग बन गया।
80 साल की एज तक उसने 3 ब्रूटल वॉर्स फेस किए और एम्पायर द्वारा फैलाई गई तबाही का भी सामना किया। 96 की उम्र में एक मैडमैन ने लॉर्ड ऑफ केओस को समन करने के लिए राजधानी में मास सुइसाइड करवाया, जिसमें 30 लाख लोगों की जान चली गई। लियोन ने अपनी होली स्वॉर्ड के साथ एम्पायर की तरफ मार्च किया। 121 की उम्र तक दुनिया कोलैप्स होने की कगार पर थी। लियोन ने अपने नाइट्स को रैली किया और उनके अंदर हिम्मत जगाई। वे ईवल को फैलने से रोक तो नहीं पाए, लेकिन गॉडेस अंत तक उसके साथ खड़ी रहीं और उसी पल उन्होंने चार्ज कर दिया। उस विंटर लियोन की आर्मी का फाइनल स्टैंड धरती पर फैले बिलियंस डेविल्स के खिलाफ था। लियोन ने अंत तक डीमंस और आर्च डीमंस को क्रश किया और दिखाया कि एक ट्रू होली नाइट होने का क्या मतलब होता है। 256 की उम्र में उसने लास्ट डीमन गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब वो 300 साल का हुआ तो किसी ने एक ग्लोइंग वॉरियर को देखा जिसने आर्च डीमन को एक ही स्लैश में मार गिराया था। उसने खुद को किंग लियोन ड्रैगोनिया लायन हार्ट डिक्लेयर किया। वो साल नाइट किंग की वापसी का था। हर एक डीमन को वाइप आउट करने के बाद वो धरती के लोगों से मिला। उसके बाद सोल के सेंटर में एक मिस्टीरियस गेट खुला जिसे ब्लैक क्लास थ्रेट की रैंकिंग मिली। ग्लोबल हंटर एसोसिएशंस और कोरिया ने बड़े गिल्ड्स को रेड करने के लिए बुलाया, लेकिन अननोन डेंजर की वजह से सब बैक ऑफ कर गए। गवर्नमेंट ने कोरियन हंटर एसोसिएशन को अंदर भेजा, जो बेसिकली उन्हें डेथ के मुंह में धकेलना था। अंदर एसोसिएट मैनेजर हान हरी की नजर सबसे पहले एक नंगे आदमी पर पड़ी और वो शॉक में थी। हेड मैनेजर किम जिनसू ने उसे एक कप कॉफी देकर होश में लाया। एक ब्लैक रैंक डीमन गेट, एक ग्रेट डेविल, और फिर भी वे किसी तरह जिंदा बाहर आ गए थे। ये सब उस एक आदमी की वजह से किसी मिरेकल जैसा लग रहा था। हरी ने लियोन से क्वेश्चनिंग की क्योंकि वो गेट के अंदर दूसरी दुनिया के सर्वाइवर के रूप में बच गया था। पिछले 30 सालों में इन गेट्स का एक पैटर्न था। कभी कभी सर्वाइवर्स राक्षसों की दुनिया से अपनी इनसेन स्ट्रेंथ के साथ वापस लौट आते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट और स्काउट करने की पूरी कोशिश करती है। हारी उसकी पोटेंशियल देख सकती थी। जिनसू भी स्टंट था कि ए रैंक हंटर्स भी हाई रैंक राक्षसों के सामने अपनी जान जोखिम में डालते हैं, पर लियोन ने उस मॉन्स्टर को एक ही ब्लो में मार गिराया। फिर भी जिनसू कल्चरल डिफरेंस को लेकर थोड़ा अनईजी था क्योंकि लियोन बिल्कुल रॉयल्टी की तरह एक्ट कर रहा था। हरी ने इस बात को इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि वो शायद एक गुड गाय है, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं वे देखते हैं कि लियोन वर्कर्स पर चिल्ला रहा है और उसने रीइंफोर्स्ड ग्लास तोड़ दिया है जिसे मॉन्स्टर्स भी क्रैक नहीं कर सकते। इस बीस्ट के अंदर क्लियरली एक सीरियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। इंटेरोगेशन रूम में 15 मिनट पहले पूछताछ कक्ष में लियोन खुद को थोड़ा बेगाना सा महसूस कर रहा था। उसे याद आया कि वो 20 साल की उम्र का एक नौजवान था जिसकी मौत बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हो गई थी। फिर उसका पुनर्जन्म हुआ, वो एक राजा बना और उसने 200 साल तक राक्षसों का संहार किया। अब अर्थ पर वापस आकर उसने अपनी असली पहचान छुपा कर रखने का फैसला लिया। आखिरकार काम के बोझ तले दबा एक आम कर्मचारी कहलाने से लेजेंडरी नाइट किंग कहलाना ज्यादा कूल लगता है। लियोन अपना राजाओं वाला रवैया छोड़ने को तैयार नहीं था। एक गंजा एजेंट उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। लियोन ने उसे अपना सेक्रेटरी बनने का ऑर्डर दिया ताकि वह उसकी महान कहानी लिख सके। वह एजेंट कल्चर का फर्क समझकर मान गया। जब लियोन ने भूख लगने का इशारा किया तो एजेंट जल्दी से खाने का इंतजाम करने भागा। बातों ही बातों में लियोन को पता चला कि पिछले 30 सालों में गेट्स कैसे खुले और अर्थ का क्या हाल हुआ है। उसे लगा कि यह इंसानियत को मजबूत बनाने की कोई परीक्षा है। जब खाना आया तो सूप और कुरकुरी किमची की महक से लियोन का मन ललचा गया। अपने पिछले जन्म में एक मजदूर होने के नाते यह उसके लिए एकदम सुकून देने वाला खाना था। फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और उस एजेंट पर चिल्लाया कि एक राजा को आम इंसान का खाना परोसना एक अपमान है। उसने अपना लंबा चौड़ा शाही परिचय फिर से दिया। उसका मानना था कि यह दुनिया इसलिए टूट चुकी है क्योंकि लोगों में भगवान पर विश्वास नहीं है। एक बढ़िया स्टेक परोसे जाने के बाद लियोन का घमंड शांत हुआ। जिनसू हैरान था कि सम्मान के पीछे पागल इस आदमी ने चिकन और ब्लैक बीन नूडल्स को कैसे पहचान लिया। हरी को बस इस बात की राहत थी कि वो 1993 की रेड वाइन के साथ अपना खाना मजे से खा रहा है। जिनसू ने हरी को पूछताछ आगे बढ़ाने का इशारा किया, लेकिन वो डरी हुई थी और लियोन के पुराने जमाने वाले बोलने के तरीके से उसे दिक्कत हो रही थी।
जिंसू को शक हुआ कि शायद लियोन को हरी पसंद आ गई है, क्योंकि उसने पहले उसे बहादुर कहा था। हरी ने झिझकते हुए कमरे में झांका और अंदर आने की परमिशन मांगी। लियोन ने उस तलवारबाज लड़की को पहचान लिया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने प्यार से बताया कि उसे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि विदेशी राजघराने को इज्जत न देने के तरीके पर उसे गुस्सा आया था। हरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। लियोन ने बात को जाने दिया, उसका नाम पूछा और उसे पता चला कि डीमंस धरती पर आतंक फैला रहे हैं। तब हरी ने बताया कि उसका मिशन लियोन को साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन और अपने देश की तरफ से लड़ने के लिए शामिल करना है। हरी फॉर्मल तरीके से पूछती है कि क्या किंग लेओन उनका एसोसिएशन ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। लियोन समझता है कि आज के समय की खुफिया जंग असल में अपने देश के लिए सर्वाइवर्स को ढूंढने के बारे में है, चाहे कोई भी वादे किए गए हों। उसे पता है कि अगर वो यहाँ रुकेगा तो उसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन एक राजा किसी दूसरे देश की मिलिट्री में काम नहीं कर सकता। इसलिए लियोन इस दुनिया में अपना खुद का नाइट्स ऑर्डर बनाने का फैसला करता है। हरी सिर हिलाते हुए उसका फैसला समझ जाती है, क्योंकि उसके पास बहस करने के लिए कुछ खास नहीं था। बाद में जिंसू कहता है कि यह अच्छी बात है कि लियोन किसी दूसरे देश या गिल्ड के लालच में नहीं आया। हरी को यकीन नहीं होता कि सरकार से जुड़ी एक संस्था को उसके जैसे इंसान के सामने झुकना पड़ रहा है। हरी गुस्से में बड़े गिल्ड्स को कोसती है, जो अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके सर्वाइवर्स को खरीद लेते हैं। जैसे ही जिंसू फीनिक्स गिल्ड के बारे में कुछ बताने वाला होता है, जमीन हिलने लगती है। उन्हें अचानक हनुम प्लेन्स में एक डंजन ब्रेक का अलर्ट मिलता है। अगर अनाज गोदाम के पास डंजन टूटता है तो राक्षसों के बाहर आने से खाने की पैदावार रुक सकती है। हरी जानती है कि फीनिक्स गिल्ड का एस रैंक हंटर ली योंगवान एक ऑरेंज गेट को खत्म करने की ताकत रखता है। जिंसू को पक्का यकीन है कि ये कमीने कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लियोन ये सब सुनकर समझ जाता है कि ये लोग मुसीबत में हैं। जब डंजन ब्रेक होता है तो लियोन को लगता है कि ये फसलों को इन्फेक्ट करके बर्बाद कर देगा, इसलिए वो एक ऐसी जगह एक्शन लेने का फैसला करता है जो देवी देरा के कंट्रोल में नहीं है। एक बड़े सफेद महल के पास हरे लबादे में एक सुनहरे बालों वाली लड़की हवा में नाचती है, जबकि डंजन तबाही मचा रहा होता है। फीनिक्स गिल्ड का मास्टर और एस रैंक हंटर योंगवान जिंसू और हरी को अंदर आते हुए देखता है। जिंसू को पक्का यकीन है कि इस बेवकूफ ने जानबूझकर डंजन को टूटने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि गेट के मुनाफे पर टैक्स छूट की उनकी मांग ठुकरा दी गई थी। मांग ठुकराए जाने के बावजूद फीनिक्स गिल्ड ने गेट से मिलने वाले मैजिक क्रिस्टल और मॉन्स्टर के सामान से बहुत भारी मुनाफा कमाया था। फिर भी ये लालची लोग 1 ट्रिलियन का टैक्स देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा गिल्ड होने का पूरा फायदा उठाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता। जिंसू ने कभी नहीं सोचा था कि वे सिर्फ एक मांग ठुकराए जाने पर इतना गिर जाएंगे। हरी चिल्लाकर योंगवान को याद दिलाती है कि 1 हफ्ता बीत चुका है और डंजन गेट को बंद करना जरूरी है। योंगवान एक अजीब सी मुस्कान के साथ लापरवाही से कहता है कि उसे अंजाम पता है, लेकिन घायल साथियों की वजह से रेड में दिक्कत आ सकती है। वो वादा करता है कि वे इसे कल देख लेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यह सुनकर जिंसू और हरी भड़क जाते हैं। हरी चुप नहीं रह पाती और योंगवान की देशभक्ति पर सवाल उठाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर हनुम प्लेन्स इन्फेक्ट हो गया तो क्या होगा। अचानक योंगवान जोर से हंसने लगता है और हरी को पिछले साल की घटनाएं याद दिलाते हुए बेरुखी से कहता है कि इस दुनिया में इंसाफ सिर्फ पैसे और पावर का खेल है। तभी एक जानी पहचानी आवाज योंगवान को एक घटिया इंसान बुलाती है। योंगवान पलटकर लियोन पर गुस्सा करता है, लेकिन लियोन उसे हल्के में नहीं लेता और कहता है कि उसके जैसे नीच इंसान को एक राजा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अपनी बेइज्जती सुनकर योंगवान हैरान रह जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो दुनिया के टॉप 20 एस रैंक हंटर्स में से एक है और टॉप 10 गिल्ड्स में से एक का मास्टर है। वो लियोन को मारने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है जब हरी उसे याद दिलाती है कि लियोन एक सर्वाइवर है। तुरंत ही योंगवान का लहजा बदल जाता है और वो इज्जत दिखाते हुए झुकता है। वो पूछता है कि क्या लियोन किसी ग्रे कलर्ड गिल्ड से है, लेकिन लियोन को ऐसे आम लोगों से फालतू बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जिंसू की तरफ ध्यान देता है और गेट की पूरी समरी मांगता है। जिंसू और हरी राहत महसूस करते हैं और उसे साथ देखकर खुश होते हैं। काम शुरू करने के लिए हरी बताती है कि डंजन ब्रेक की शुरुआत में जमीन शैतानी ताकतों से इन्फेक्ट हो जाती है, जिससे फसलें नहीं उग पाती। क्योंकि हानुम प्लेन्स एक मुख्य अनाज गोदाम है, ये बहुत ही गंभीर हालात हैं। इसे ठीक करने के लिए हरी कहती है कि उन्हें
डंजन को क्लियर करना होगा और जमीन को पवित्र करना होगा। जब लियोन पूरी बात समझ जाता है तो वो हरी को बैकअप बुलाने का ऑर्डर देता है। वो जिद करता है कि अगले दिन जब दूसरे ग्रुप का टाइम खत्म हो जाएगा तब वो खुद सारी चीजें अपने हाथ में लेगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले लियोन देश के राजा से एक ऑफिशियल परमिशन मांगता है। जब तक वो नहीं मिलती वो कुछ भी करने से मना कर देता है। हरी समझाने की कोशिश करती है कि यह इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने उसूलों का पक्का होने के कारण लियोन कानून मानने की जिद करता है और कहता है कि राजा को तुरंत एक मैसेज भेजा जाए। इस बीच योंगवान पूरी तरह डरा हुआ है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे यकीन हो जाता है कि लियोन उससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है। प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलने के बाद हरी बताती है कि सब कुछ तैयार है। वह पूछती है कि क्या पुआल की गुड़ियों की सच में जरूरत है, तो लियोन समझाता है कि इन्फेक्टेड जमीन को पवित्र करने के लिए सही पूजा पाठ की जरूरत होती है। उसने 2 चीजों की डिमांड की थी, पुआल की गुड़ियां और उन्हें बनाने वाली माताएं। जब सब इकट्ठा हो गए तो लियोन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें अपनी हाथ से बनी गुड़िया दिखाने को कहा, जिससे वहां एक गुड़िया बनाने का कंपटीशन शुरू हो गया। एक जज के रूप में लियोन ने बदसूरत गुड़ियों की कड़ी निंदा की, ज्यादातर औरतों को फेल कर दिया और हरी को भी रिजेक्ट कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन औरतों ने बच्चों को जन्म दिया है वे इतनी डरावनी गुड़िया कैसे बना सकती हैं। आखिर में उसने 80 साल के आसपास की एक बुजुर्ग महिला की गुड़िया को पास किया, जिसने 12 बच्चों को पाला था और उसे एक सच्ची देशभक्त बताया। वैसे तो वो ऐसे मौकों पर मेडल और इनाम देता था, लेकिन इस बार उसने बस हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिससे वो महिला शर्मा गई। बाद में लियोन उस चुनी हुई गुड़िया को हनुम प्लेन्स ले गया, जहां सारी तैयारी हो चुकी थी। जब उसने वो गुड़िया धरती माता को अर्पित की तो योंगवान की गैंग दूर खड़ी सब देख रही थी। अचानक एक पवित्र प्याले में पानी की बूंदें भरने लगी, सूरज उगा और आसमान में एक लाल चमक फैल गई। वो पुआल की गुड़िया खुद ही खड़ी हो गई, जिसमें एक ईश्वरीय ताकत भर चुकी थी। फिर जीवन और समृद्धि की देवी देरा खुद उस गुड़िया के अंदर आई और लंबे समय बाद सबका स्वागत किया, जो इस धरती पर फिर से भगवान के होने का सबूत था। लियोन देवी देरा की तारीफ करते हुए उनका स्वागत करता है और बदले में देवी इस जमीन को अपवित्र और बुराई से भरा हुआ बताती हैं। लियोन सहमत होता है और कहता है कि इस दुनिया में बहुत सी बुरी ताकतें आ चुकी हैं, लेकिन यहां कोई सच्चा भगवान नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि यहां के लोग इसके लायक नहीं हैं। देवी समझाती हैं कि लालच और अज्ञानता हमेशा पाप नहीं होते, बल्कि ये इंसानी फितरत है। पूछे जाने पर लियोन मानता है कि तलवारबाजों के बीच अपनी पहचान बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे लगता है कि एक सच्चा विजेता अंदर से ही भगवान के समान होता है। वो वादा करता है कि जब तक नए भगवान नहीं आ जाते वो अपनी जिम्मेदारी से इन अनजान लोगों को सही रास्ता दिखाएगा। जब देवी उससे कोई वरदान मांगने को कहती है तो हरे कपड़े पहने धरती की देवी डेरा से लियोन जमीन को पवित्र करने के लिए कहता है। खुशी खुशी वो अपनी शक्ति से मिट्टी को आशीर्वाद देती हैं और वादा करती हैं कि अब जो भी इस जमीन पर चलेगा वो लियोन का साथ देगा। एक पवित्र बूंद गिरती है और जमीन साफ हो जाती है। लियोन सबको ये नई और पवित्र दुनिया देखने को कहता है। उसके लिए जिंदगी का असली मकसद जन्म देना और फलना फूलना है। लियोन आगे कहता है कि नई जिंदगी और तरक्की इस बात का सबूत है कि उपजाऊ धरती भगवान के वादे की एक जीती जागती निशानी है। लेकिन योंगवान सबको इन ख्यालों से बाहर निकालता है और जादू से उगी इन फसलों को जहर बताता है। ये बात लियोन को बहुत बुरी लगती है और वो इस बेवकूफी को दूसरी बार बर्दाश्त करने वाला नहीं था। माहौल में एकदम से ठंडक छा जाती है और लियोन योंगवान को अपनी गंदी जुबान संभालने को कहता है। फिर भी योंगवान पीछे नहीं हटता और लियोन को एक धोखेबाज साबित करने के लिए सबूत मांगता है। वह एक जांच करने वाले को भी लाता है जो फसलों पर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और हैरान रह जाता है। पता चलता है कि वह चावल खुद देवी देरा द्वारा दिया गया एक दुर्लभ पौधा है, जिसे अगर सही मात्रा में खाया जाए तो वह बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी इसके आगे नहीं टिक पाएगी। वहां खड़ी पूरी भीड़ यह सुनकर सन्न रह जाती है। जिंसू तुरंत मुखिया के घर से एक बर्तन मंगवाता है, क्योंकि इस तरह के चमत्कारी खाने को छोड़ा नहीं जा सकता। उसे पकाने के बाद एक नीली स्क्रीन सामने आती है जो दिखाती है कि जिंसू को हर मिनट 8 घंटे का स्टेमिना और माना वापस मिल रहा है। वह
हैरान रह जाता है यह सोचकर कि इस चीज की कीमत लगभग 3 मिलियन वॉन प्रति बोतल होगी। तभी अचानक हरी अंदर आती है और बड़े आराम से बताती है कि उसने मजे मजे में एक कीड़ा खा लिया है। जिनसू को उल्टी आने वाली होती है, लेकिन तब वो बताती है कि उस कीड़े से उसे एक पावर मिला है जिससे वो पूरी तरह चौंक जाता है। अगर ये ईश्वरीय शक्ति सच में हर जगह फैल गई है तो अब हर जिंदा चीज के अंदर कोई ना कोई पावर हो सकती है। ये सुनकर जिनसू जोश में आ जाता है और गेट के अंदर पूरी ताकत से जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीड़े पकड़ने का ऑर्डर देता है, जिससे हंटर एसोसिएशन की रेड टीम का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब देवी जाने की तैयारी करती हैं तो लियोन उनके प्यार और आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। जाते जाते उनकी आखिरी सलाह बहुत सीधी थी, अपना पेट भरा रखना। जब हरी इस बारे में पूछती है तो लियोन वहां खड़े लोगों को समझाता है कि एक अच्छी जिंदगी और सही बातें भगवान की शक्ति पर ही टिकी होती हैं। फिर जैसे ही सैनिकों का खाना खत्म होता है वो सबका ध्यान वापस गेट की तरफ लगाता है। इस बीच योंगवान गुस्से में आग बबूला हो रहा था कि एक सर्वाइवर उसके सारे प्लान खराब कर रहा है। वो सोचता है कि काश लियोन मर गया होता तो सरकार के पास उसकी मांग मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने चेले को रिलैक्स करने को कहता है और बताता है कि गेट पहले से ही आधा क्लियर हो चुका है। चूंकि उनकी टीम में सिर्फ हरी ही अकेली ए रैंक हंटर है तो उसे लगता है कि लियोन बस एक किस्मत वाला सपोर्ट करने वाला लड़का है जिसे असल में लड़ना नहीं आता। योंगवान को लगता है कि सिर्फ बेसिक तरीकों से वे अंदर के मॉन्स्टर को किसी भी हाल में नहीं हरा पाएंगे। लियोन अपनी धरती की सेना को लेकर गेट के अंदर जाता है और जल्दी ही समझ जाता है कि ये गेट तभी बंद होते हैं जब फाइनल बॉस हार जाए या मेन क्वेस्ट पूरी हो जाए। उसे यह सिस्टम काफी अच्छा लगता है, लेकिन हरी ने उसे यह नहीं बताया था कि ये डंजन अक्सर एक साथ झुंड में हमला करते हैं। उन्हें एक जला हुआ कंकाल मिलता है जो शायद उनसे पहले आए किसी नाकाम हंटर का था और फिर उन्हें एहसास होता है कि पूरा डंजन राक्षसों से भरा पड़ा है। पूछने पर हरी बताती है कि राक्षसों को मारने से आमतौर पर उनकी गिनती कम हो जाती है, लेकिन मरे हुए कंकालों, ज़ॉम्बीज या दानवों के साथ ऐसा नहीं है। वे तब तक वापस आते रहते हैं जब तक कि फाइनल बॉस को खत्म ना कर दिया जाए। लियोन को समझ आ जाता है कि बचने का इकलौता रास्ता बॉस को हराना ही है। हरी को शक है कि इस कंकालों की सेना के पीछे किसी जादूगर का हाथ है। अचानक एक रेड अलर्ट हरी को डंजन ब्रेक के बारे में वार्निंग देता है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम बचता है। उनका मिशन कमांडर नाइट दुल्लाहा को हराना है, जो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। बाकी हंटर डर जाते हैं और जिनसू योंगवान को गालियां देता है जिसने उन्हें जानबूझकर फंसाया है। जैसे ही कंकालों की सेना आगे बढ़ती है, जिनसू ऑर्डर देता है कि लड़ाई का सारा कंट्रोल बड़े रैंक वालों को दे दिया जाए। एक हंटर जल्दी से रिपोर्ट करता है कि वहां लगभग 30 तीरंदाज और 2 जादूगर हैं। इसलिए जिनसू दूर से हमला करने वालों को पीछे और ढाल वालों को आगे की लाइन संभालने का काम सौंपता है। मरे हुए लोगों की उस डरावनी सेना के साथ तलवारों की एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जिनसू को उनकी ताकत देखकर हैरानी होती है। वो सोचता है कि ऑरेंज गेट कुछ अलग होते हैं, लेकिन फिर भी एक बी रैंक हंटर होने के नाते वो इसे संभाल सकता था। तभी उसकी नजर 2 कंकाल जादूगरों पर पड़ती है जो खतरनाक मैजिक तैयार कर रहे थे। जिनसू जल्दी से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वे डरावने जादूगर अपना हमला कर देते हैं। फिर भी अपने महंगे गियर की वजह से जिनसू बिना किसी खरोच के बच निकलता है। जैसे ही धुआं छटता है, फाइनल बॉस दुल्हान अपने घोड़े पर एक जबरदस्त एंट्री लेता है, जिससे जिनसू हैरान रह जाता है। दुल्हान के एक ही वार से जिनसू सीधा दीवार से जा टकराता है। हरी परेशान हो जाती है और उसके साथियों को लगता है कि मदद के लिए बाहर की फोर्स को बुलाने का यही सही समय है। जिनसू देखता है कि दुल्हन के हाथों में उसकी भारी तलवार की स्पीड बढ़ रही है। हालात कितने खराब है ये समझने के बाद हरी राजा लियोन से मदद मांगती है, वही इंसान जिसने कभी एक बहुत बड़े दानव को हराया था। लेकिन लियोन को लगता है कि इतनी छोटी सी लड़ाई लड़ना उसके लेवल का काम नहीं है। इसके बजाय वो हरी से कहता है कि वो अपना सम्मान खुद कमाए। वो कहता है कि हड्डियों के एक मामूली ढेर से लड़ने के लिए उसे कहना या देवी से मदद की उम्मीद करना
करना बहुत ही शर्मनाक बात है। लियोन की यह बात हरी को बहुत चुभती है। जैसे जैसे समय खत्म हो रहा है, हरी देखती है कि लियोन का ध्यान किसी और चीज से ज्यादा दुल्हान पर है। बिना किसी हिचकिचाहट के हरी अपनी तलवार कसकर पकड़ती है और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए बॉस पर पूरी ताकत से हमला करने का फैसला करती है। उसी वक्त वो बाकी टीम को जिनसू और दूसरों की मदद करने का आदेश देती है। वो आगे बढ़ती है और बॉस को खत्म करने के लिए एक जोरदार छलांग लगाती है, लेकिन दुल्हन आसानी से उसका हमला रोक देता है। हरी किसी भी कीमत पर दुल्हन को भीड़ से अलग करने का प्लान बनाती है। पलक झपकते ही दुल्हन अपना सिर हरी के सामने फेंक देता है ताकि वो कुछ देख ना सके और अचानक उसे दीवार पर दे मारता है। शुक्र है कि हरी किसी तरह दुल्हन को खुद से अलग करने में कामयाब हो जाती है। उसके रास्ते से हटने के बाद हरी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करती है और दावा करती है कि उसकी पावर झेलना किसी के बस की बात नहीं है। वो बॉस को जलाकर राख कर देती है और आखिरी वार के लिए तैयार हो जाती है। उसे पूरा यकीन था कि इससे काम तमाम हो जाएगा, लेकिन दुल्हन अपनी भारी तलवार के उल्टे हिस्से से उस वार को रोक लेता है और ये हरी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो उस विशाल तलवार से कटने ही वाली है। तभी लियोन, जो दुल्हन की तलवारबाजी से काफी खुश था, उसके एक हाथ से लड़ने के तरीके के लिए ताली बजाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये इंसान कोई महान नाइट रहा होगा और वो उसे कोई आम मरे हुए इंसान समझने के लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद लियोन नाइट्स के बीच एक सही मुकाबले की चुनौती देता है। इस हिम्मत भरे कदम से चारों तरफ चल रही तबाही अचानक रुक जाती है और सबको हैरानी होती है जब दुल्हन सच में यह चुनौती मान लेता है। उस चुनौती के बाद दुल्हा अपने घोड़े से नीचे उतरता है और लियोन एक सच्चे नाइट की तरह उसका स्वागत करता है। लियोन समझ जाता है कि दुल्हा 2 तलवारें चलाने में माहिर है, इसलिए वो उसे सिर्फ एक हाथ से लड़ने के बजाय दोनों तलवारों का इस्तेमाल करके एक सही लड़ाई लड़ने को कहता है। दुल्हा चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। लियोन आराम से अपनी तलवार निकालता है। तभी हरी बताती है कि वो नाइट तब तक नहीं मरेगा जब तक कि उसका सिर न काट दिया जाए। लियोन इस बात को इस तरह अनसुना कर देता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। ये देखकर हरी सोच में पड़ जाती है कि इस जरूरी नियम को तोड़े बिना वो कैसे जीतने का प्लान बना रहा है। उसूनों का पक्का होने के कारण लियोन ऐलान करता है कि यहां एक नाइट का सम्मान ही हार जीत तय करेगा। मैदान में उतरने के बाद वो अपना परिचय देता है। रोशनी और न्याय की देवी का पहला नाइट, द्राउनिया का आर्क ड्यूक और लायन हार्ट का राजा। और इस तरह वो ऑफिशियली इस मुकाबले की शुरुआत करता है। दुल्हा बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे हमले पर उतर आता है। लियोन बिना ज्यादा हिले डुले उसके हमले को एक हाथ से ऐसे रोक लेता है जैसे वो कुछ भी ना हो, जिससे दुल्हा का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक ही वार से लियोन उसे दूर फेंक देता है। दुल्हा पास से एक तेज हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन उसके हर कदम को पहले ही समझ लेता है और तुरंत पलटवार करता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। हरी ये देखकर दंग रह जाती है और जिनसू पूछता है कि क्या उसे समझ आया कि क्या हुआ। सिर्फ हरी ही लड़ाई के इस फ्लो को समझ पाती है। जैसे ही तलवार टकराई, लियोन ने तलवार के गार्ड को फंसाकर सारा वजन अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद एक ऐसा परफेक्ट कट मारा जिसे करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। बहुत समय हो गया था जब दुल्हन ने किसी सही मुकाबले में एक सच्चे नाइट का सामना किया था और भले ही उसे पता है कि यह तबाही से बचने की कोई चाल हो सकती है, लेकिन वो लियोन के खड़े होने के तरीके और एक अनुभवी योद्धा की झलक की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, जिसने न जाने कितनी लड़ाइयां देखी हैं। लियोन अगला हमला सहने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह उस हमले को रोककर दुल्हन को तीसरी बार पीछे धकेल देता है। वह शांति से पूछता है कि क्या दुल्हन अभी भी लड़ना चाहता है, जबकि दुल्हन उसे एक महान नाइट की तरह देख रहा है। अंदर ही अंदर वो नाइट्स के राजा के खिलाफ कोई नेक्रोमेंसी इस्तेमाल करने से इनकार कर देता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, शॉर्टकट लिए बिना एक सच्चे नाइट की तरह इस आदमी से लड़ना। समय के साथ कहीं ना कहीं दुल्हन भूल गया था कि सच्चे नाइट्स का सामना कैसे किया जाता है, जैसे कि उन दिनों में जब वह सम्मान के साथ दुनिया में घूमा करता था। 10वें वार तक दुल्हन की तलवार हवा में उछल जाती है और लियोन शांति से उसकी तकनीक की तारीफ करता है। वह पूछता है कि क्या दुल्हन को अपनी पिछली जिंदगी याद है, और दुल्हन खुशी से महसूस करता है कि इस नाइट ने उसे उसके पुराने शानदार दिनों की याद दिला दी है।
बिना सम्मान के लड़ी गई न जाने कितनी लड़ाइयों के बाद अपने इस श्रापित सफर को इस तरह खत्म करना उसे सही लगता है। लियोन मुस्कुराता है। इस गिरे हुए नाइट को अपना सम्मान वापस पाते देखकर उसे गर्व महसूस होता है। दुल्हान घुटनों के बल बैठ जाता है और लियोन शांति से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, या यह मांगता है कि रोशनी की देवी उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाए। वह उम्मीद करता है कि किसी दिन देवताओं के दरबार में वे फिर मिलेंगे। जैसे जैसे दुल्हान गायब होता है, उसका इंसानी चेहरा आखिरकार शांत दिखाई देता है। गेट के बाहर जिनसू इस बात से हैरान है कि लियोन ने अपना वादा निभाया और एक मुकाबले के साथ इस लड़ाई को खत्म किया। हरी समेत हर कोई उस ईश्वरीय शक्ति से हैरान है जिसने इतनी सफाई से उन मरे हुए दुश्मनों का सफाया कर दिया। हरी जानती है कि लियोन इसे पहले ही एक वॉर में खत्म कर सकता था, लेकिन लियोन समझाता है कि ऐसा करने से दुल्हा एक जादूगर के रूप में मरता। इसके बजाय उसने उसे एक नाइट के रूप में मरने दिया, क्योंकि सम्मान काम से आता है और काम इच्छा से पैदा होता है। इसके साथ ही लियोन अपना इनाम लेने जाता है, लेकिन उसे सिर्फ दुल्हा की तलवार और लबादा ही मिलता है। जिनसू लगभग बेहोश होने वाला होता है जब लियोन क्रिस्टल की लूट को तोड़ देता है, लेकिन लियोन इसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि यह तबाही फैलाने वाली एक मशीन के अलावा और कुछ नहीं था। हनुम गेट ऑफिशियली क्लियर हो गया है। हरी का चेहरा एकदम डरावना लग रहा है और आंखों के नीचे पड़े काले घेरे बता रहे हैं कि धरती पर लियोन का ये चौथा दिन है। बहुत कुछ हो चुका है और हरी पूरी तरह से थक चुकी है। सबसे पहले टैक्स का मसला आया, जहां लियोन ने अपनी लूट में से एक भी सिक्का देने से मना कर दिया, यहां तक कि माना स्टोन के जरिए भी नहीं। अपने शाही रुतबे का हवाला देते हुए उसने कहा कि आम लोगों की तरह सिक्के गिनना उसकी शान के खिलाफ है। इस अफरा तफरी के बीच हरी देखती है कि लियोन के नए फॉलोअर्स अचानक से बढ़ रहे हैं। जब लियोन की ईश्वरीय शक्ति ने जमीन को आशीर्वाद दिया था तो फॉलोअर्स ने दान के बारे में पूछा। लियोन ने बड़े आराम से कहा कि उन्हें अपनी फसल का 90% हिस्सा देना होगा। यह सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रहने का खर्च और टैक्स पहले से ही आसमान छू रहे हैं। लेकिन लियोन परवाह नहीं करता और पूछता है कि देवी के सच्चे भक्तों को भूखे रहने की चिंता क्यों होनी चाहिए। जल्दी हरी को समझ आ जाता है कि लियोन के रहने का तरीका एकदम बकवास है। ये आदमी अपने कमरे में एक भी पेंटिंग ना होने पर भड़क गया था और उसने तुरंत एक शानदार बिस्तर, हर समय मौजूद रहने वाले नौकर और ऐसी कलाकृतियों की मांग की जिन्हें वह जब चाहे देख सके। रोने जैसी हालत में हरी ने रात 2 बजे तक हर 5 स्टार होटल में कॉल किया ताकि उसे एक अच्छा स्वीट किराए पर मिल सके। जब वह पूरी तरह हार गई तो उसने उससे बस सो जाने की मिन्नतें की। आखिर में उन्होंने एक पेंटिंग या मिट्टी का बर्तन टांगने का सौदा पक्का किया। यहीं से हम वापस आज में आते हैं, जहां हरी नाश्ता परोसने के लिए उसकी परमिशन से कमरे में आती है। लियोन उसे भी खाने को कहता है, क्योंकि खाना छोड़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। हरी को एक सैंडविच खाने का मन कर रहा है और एक पल के लिए उसे लगता है कि वे दोनों साथ खाना खाने वाले हैं, लेकिन नहीं। लियोन तुरंत इस उम्मीद पर पानी फेर देता है और उसे याद दिलाता है कि राजा और आम लोग कभी भी एक साथ खाना नहीं खाते। हरी की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। हरी समझाती है कि हंटर एसोसिएशन लियोन को यहां सेटल होने में मदद करने और यह पक्का करने का प्लान बना रहा है कि वह आराम से रहे। लियोन को यह आइडिया पसंद आता है और वह उसे यह सब संभालने को कहता है। जहां तक लूट की बात है, उसे हरी पर भरोसा है, लेकिन वह लबादे को अपने पास रखने की जिद करता है। जब वे पहुंचते हैं तो हरी हंटर एसोसिएशन के पास एक अच्छी सी जगह चुनती है, जहां एक हेलीपैड भी है। तभी अचानक एक अनजान आदमी असिस्टेंट मैनेजर हन हरी से नमस्ते करता है, जबकि यह पूरा मामला टॉप सीक्रेट होना चाहिए था। वह आदमी अपना परिचय पार्क जोंग चान के रूप में देता है, जो दू जोंग ग्रुप के फूड ऑफ द फ्यूचर का डायरेक्टर है। हरी हैरान रह जाती है कि देश की टॉप 3 बड़ी कंपनियों में से एक दू जोंग ग्रुप उनका इंतजार कर रहा था।
जोंग चान तुरंत लियोन को एक सर्वाइवर के रूप में पहचान लेता है, जिससे हरी का शक यकीन में बदल जाता है। वो बड़े आराम से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियोन इसे एक बेइज्जती मानता है। हरी लियोन को उसकी नई जगह पर ले जाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि हंटर एसोसिएशन 1 साल तक उसका किराया और बाकी सब खर्च उठाएगा। लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये खबर बाहर कैसे आई जब लियोन की पहचान एकदम सीक्रेट रखनी थी। सर्वाइवर्स की जानकारी हमेशा चुपचाप संभाली जाती है। शुक्र है कि लियोन ने डायरेक्टर जोंग चान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिससे हरी का काम आसान हो गया। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा है कि एक बिजनेसमैन को लियोन में इतना इंटरेस्ट क्यों है। लियोन को लगता है कि ऐसे लोगों के लिए सब कुछ सिर्फ मुनाफे का खेल है, खासकर इसलिए क्योंकि हनुम प्लेन्स में उनका एक चावल का खेत है। पता चलता है कि इंटेलिजेंस टीम से गड़बड़ हो गई थी। किसी स्ट्रीमर ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया था और भले ही सरकार ने उसे डिलीट करने को कहा, लेकिन किसान मिस्टर पार्क ने वो हिस्सा फिर से अपलोड कर दिया जहां लियोन ने अपना चमत्कार दिखाया था। इस बीच जोंग चान अपने साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या उस चावल की खबर सच है। वो जानना चाहता है कि चूहों पर हुए असर क्या इंसानों पर भी काम करते हैं। उसका असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने खेत के मालिक से बात की है और ऐसा लगता है कि वो चावल खाने के बाद एक मरने वाला कुत्ता भी ठीक हो गया। बड़ी से बड़ी बीमारियां, पुरानी से पुरानी तकलीफें सब ठीक हो गईं और पूरा गांव स्वस्थ हो गया। अभी तक इंसानों पर इसका टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन नतीजे साफ दिखाते हैं कि चावल काम करता है। जोंग चान को यह सब मिल सकता था अगर वो लियोन नाम का सर्वाइवर बीच में ना आता। उसे यकीन नहीं होता कि उस घमंडी आदमी की इतनी हिम्मत कि वो डू जोंग ग्रुप के डायरेक्टर को सिर्फ एक व्यापारी बुलाए। उसका सेक्रेटरी बताता है कि इस चावल का फायदा बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह इसे हासिल करना ही होगा। भले ही लियोन उन्हें नीचा दिखा रहा हो, लेकिन जोंग चान पीछे हटने वाला नहीं है। वो लियोन से आमने सामने मिलने और उसे अपनी ताकत दिखाने का प्लान बना रहा है। उसे लगता है कि लियोन बस एक आम सर्वाइवर है जो सोचता है कि यह दुनिया कोई स्वर्ग है, लेकिन जोंग चान उसे एक तगड़ा झटका देकर कुचलने का प्लान बना रहा है। जब लियोन ड्रियोनिया धरती पर वापस आया तो उसके दिमाग में 3 बड़े लक्ष्य थे। पहला, असली भगवान पर विश्वास फैलाना। भले ही यहां बहुत सारे देवी देवता और उन्हें मानने वाले लोग हैं, लेकिन धरती पर कोई असली ईश्वरीय ताकत नहीं है। लोगों के बीमार पड़ने और जमीन के सड़ने से लियोन को लगता है कि एक सच्चे भगवान को आकर दुनिया को आशीर्वाद देने की जरूरत है, लेकिन ऐसा होने के लिए ज्यादा लोगों को विश्वास करना होगा। दूसरा, वो टेम्पलर्स बनाना चाहता है। क्योंकि इस दुनिया में ईश्वरीय शक्ति वाले कोई योद्धा नहीं है, पवित्र प्याले के रक्षक और लायन हार्ट के राजा के रूप में लियोन खुद को एक भगवान के समान मानता है, जबकि टेम्पलर्स पवित्र योद्धा होंगे जो बुराई के मन में डर पैदा करेंगे। और आखिरी, वो ईश्वरीय शक्ति को वापस पाना चाहता है और धरती पर फैल रहे अंधेरे को मिटाने के लिए टेम्पलर्स को खड़ा करना चाहता है। वो जानता है कि अपना विश्वास फैलाना और देवताओं के बीच बैलेंस बनाए रखना ही इस पवित्र ऑर्डर को बनाने का इकलौता तरीका है। लियोन मानता है कि ऐसी जगह पर टेम्पलर्स बनाना शायद बहुत मुश्किल हो, लेकिन उसे लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है। तभी हरी उसे बताती है कि कोई उससे ऑफिशियली मिलना चाहता है और लियोन इस बात की इज्जत करता है कि उन्होंने मिलने के लिए सही तरीकों का पालन किया। जोंग चान आखिरकार लियोन से मिलता है और बहुत ही तमीज से पेश आने का नाटक करता है, जबकि अंदर ही अंदर वो ये डील पक्की करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस बार वो एक बहुत ही महंगा गिफ्ट लेकर आता है, ये सोचकर कि लियोन ने कभी इतनी शानदार चीज नहीं देखी होगी। उसके लोग एक चमकता हुआ चांदी का बॉक्स नीचे रखते हैं और जोंग चान को पूरा यकीन है कि लियोन इसे देखकर हैरान रह जाएगा और उसके साथ काम करने की मिन्नतें करेगा। लेकिन उसे तगड़ा झटका लगता है जब लियोन उस गिफ्ट को बिना देखे ही रख लेता है, जैसे वो जोंग चान पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। जोंग चान हैरान होकर पूछता है कि वो इसे देखेगा क्यों नहीं, लेकिन लियोन को कोई सफाई देना जरूरी नहीं लगता और वो हरी को इसे संभालने को कहता है। जैसे ही हरी बॉक्स
बॉक्स को छूती है वो अपने आप खुल जाता है, जिसमें डूजोंग ग्रुप के सबसे बेहतरीन और खास हथियार रखे होते हैं। जोंग चान लियोन से अपनी पसंद की कोई भी चीज चुनने को कहता है और हरी तुरंत पहचान लेती है कि ये डूजोंग के सबसे बड़े लोहार द्वारा बनाए गए टॉप लेवल के गियर हैं। जोंग चान शेखी बगाड़ता है कि ये सबसे बेहतरीन हथियार हैं और क्योंकि अब लियोन हंटर्स का इंचार्ज है तो ये शायद उसके काम आ सके। हरी को यकीन नहीं होता कि जोंग चान अपने सबसे खास रैंक वाले हथियार उसे दे रहा है, ऐसी चीजें जो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन असली झटका तब लगता है जब लियोन उन सब को कबाड़ बताकर रिजेक्ट कर देता है और ये बात जोंग चान को अंदर तक हिलाकर रख देती है, यहां तक कि हरी की भी बोलती बंद हो जाती है। लियोन समझाता है कि ऐसी तलवार चलाने का कोई मतलब नहीं है जिस पर सितारों की चमक ना पड़ी हो या जिसे भगवान का आशीर्वाद ना मिला हो। वो पूछता है कि क्या ये सिर्फ जानवरों को मारने के लिए बनी है। जोंग चान सोचने लगता है कि क्या ये पागल इंसान चाहता है कि वो इन तलवारों को धूप में रखे और उनकी पूजा करना शुरू कर दें। लियोन उसे नास्तिक कहता है और बोलता है कि उसके जैसे लोग अपना चमकदार कबाड़ हर जगह दिखाना पसंद करते हैं। जोंग चान सोचता है कि वो इसे आजमा सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि वे तलवारें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ चिकन या बीफ काटने के ही काम आ सकती हैं। तभी लियोन अपनी तलवार एक पोर्टल से बाहर निकालता है, जैसे वो कोई जादू का खेल दिखा रहा हो। तलवार काफी पुरानी लग रही है और जोंग चान लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। वो सोचता है कि ये पागल आदमी सच में उस पुरानी चीज की तुलना उसके सबसे बेहतरीन हथियारों से कर रहा है। फिर भी वो ये देखने के लिए उत्सुक है कि इस सो कॉल्ड राजा की तलवार क्या कर सकती है। इस बीच लियोन हारी से जोंग चान की एक तलवार टेस्ट करने को कहता है। वो हैरान है, लेकिन उस तलवार को चुनती है जिसे वो 4 सालों से पसंद करती आ रही है, पार गिनच्योल की मशहूर तलवार डॉन। जैसे ही वो उसे पकड़ती है वो कहती है कि वो उसकी असली ताकत को महसूस कर सकती है, जो एक हाई ग्रेड गेट के अंदर लगातार 10 दिनों तक शुद्ध धूप सोखने से बनी है। सम्मान के कारण हारी परमिशन के लिए लियोन की तरफ देखती है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसे पूछने की जरूरत नहीं है, बस इस नए खिलौने के साथ मजे करे। तभी लियोन अपनी तलवार उठाता है और हारी को उस पर वार करने देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और डूजोंग ग्रुप के उस सो कॉल्ड टॉप लेवल के हथियार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग सदमे में आ जाते हैं, जबकि लियोन उसे कबाड़ कहता है और बोलता है कि ये तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा घटिया निकला। इस छोटे से नाटक ने जोंग चान की सांसें अटका दी। वो आदमी बुरी तरह डरा हुआ है क्योंकि उसने अभी अभी अपना वो हथियार खो दिया है जिसे वो सबसे ताकतवर बता रहा था। बिना कोई बहाना बनाए जोंग चान साफ साफ कहता है कि वो चमत्कारी चावल के पेटेंट राइट्स चाहता है और इसके लिए पैसे देने का वादा करता है। वो एक नंबर बोलता है, 180 बिलियन वॉन। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने वाला चावल इससे कहीं ज्यादा कीमती है। फिर भी उसे पक्का यकीन है कि इस पागल नाइट को यह भी नहीं पता होगा कि यह रकम कितनी बड़ी होती है। जब लियोन पूछता है कि क्या जोंग चान इसे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो जोंग चान को लगता है कि उसने उसे फंसा लिया है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ऑफर देता है जिससे डूजोंग ग्रुप को पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन ये लियोन की बर्दाश्त के बाहर था। वो भड़क जाता है और एकदम शेर की तरह दहाड़ता है, उस घमंडी व्यापारी को फार खाने के लिए तैयार जिसने भगवान के आशीर्वाद की कीमत लगाने की हिम्मत की। लियोन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और जोंग चान की पूरी टीम डर के मारे जम जाती है। जोंग चान खुद पसीने से भीग जाता है ये जानकर कि मौत उससे बस कुछ ही इंच दूर है। लियोन ऐलान करता है कि इस बेवकूफ ने अभी अभी अपने पाप कबूल किए हैं। यह सुनकर जोंग चान टूट जाता है, घुटनों के बल गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है कि उसे तो यह भी नहीं पता कि उसने क्या गलती की है। लियोन उसे बताता है कि यह फसल देवी देरा का एक पवित्र आशीर्वाद है, उन किसानों के लिए एक तोहफा है जिन्होंने जमीन में अपना पसीना और प्यार बहाया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके, सिर्फ एक शुक्रगुजार दिल और सच्चा विश्वास ही इसे पा सकता है। फिर लियोन उस लालची आदमी को फटकारता है और पूछता है कि जब उसे देवी पर विश्वास ही नहीं है तो वो उनका आशीर्वाद क्यों चाहता है। जैसे ही जोंग चान का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है, हरी बीच बचाव करती है
और लियोन को याद दिलाती है कि भले ही ये आदमी घटिया हो, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा आदमी है। लेकिन लियोन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो हरी से पूछता है कि क्या उसने उसे जो काम दिया था वो पूरा हो गया है। वो कहती है कि एसोसिएशन ने बात मान ली है और पूछती है कि क्या वो भी ये टेस्ट देगा, क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाएंगी। लियोन को यकीन नहीं होता कि ये बेवकूफ लड़की एक राजा से टेस्ट दिलवाना चाहती है। जब उससे पूछा जाता है तो वो समझाता है कि वो यहां सच्चे योद्धाओं की तलाश करने और उनका टेस्ट लेने आया है। इस वक्त हरी अपने आंसू रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। बाद में एक डी रैंक का आजाद हंटर दासुम नोटिस करता है कि किम डोहान भी इस साल का टेस्ट देने आया है। डोहान ऐसे ही पूछता है कि क्या दासुम को लगता है कि उसका रैंक बढ़ सकता है, और दासुम कहता है कि वो बस अपनी पूरी कोशिश करेगा। डोहान सुझाव देता है कि वे दोनों एक टीम बना लें। निराश दासुम जानता है कि सबसे कम टैलेंट वाले लोग भी अब सी रैंक के डंजन क्लियर करने लगे हैं, जबकि वो खुद पिछले 10 सालों से डी रैंक पर ही अटका हुआ है। फिर भी डोहान उसकी मेहनत की तारीफ करता है और कहता है कि वो माइनिंग डिवीजन में एकदम बेस्ट साबित होगा। भले ही ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन दसंग अभी हार मानने को तैयार नहीं है। डंजन से मिलने वाले पैसों से उसके परिवार का कर्ज चुकता है और वो इस तरह सब छोड़कर नहीं जा सकता। अचानक वे लियोन को देखते हैं, जो किसी यूरोपियन फैंटेसी के राजा जैसा लग रहा था। हालांकि वो एकदम कंगाल भी हो सकता था। डोहान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन तुरंत उसे चुप करा देता है और उस आम इंसान को उसकी औकात याद दिलाता है, जिससे डोहान सन्न रह जाता है। वो इस गलतफहमी का इल्जाम अपनी कोरियन भाषा पर डालता है और दसंग अजीब तरीके से उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाता है। जब लियोन दसंग की तरफ देखता है तो दसंग को अंदर तक कोई अजीब सी घबराहट महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ लियोन के पास खड़े होने से ही कोई भारी और अंधी कर देने वाली ताकत उसे कुचल रही हो। दसोंग को इंटरव्यू के लिए रूम नंबर 2 में बुलाया जाता है, जबकि लियोन वहां मौजूद लो रैंक वाले और नए नए ताकत पाने वाले हंटर्स से बिल्कुल इंप्रेस नहीं है और किसी अच्छे टैलेंट का इंतजार कर रहा है। आखिरकार उसका नंबर 77 स्क्रीन पर आता है और उसे रूम नंबर 9 में बुलाया जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, लियोन जिद करता है कि सब उसे योर मैजेस्टी कहकर बुलाएं। उससे एक स्कैनर पर हाथ रखने को कहा जाता है, जिसके बारे में वो सोचता है कि ये उसकी ताकत और स्किल्स दिखाएगा, लेकिन इसके बजाय वो उस मशीन और स्टाफ पर भड़क जाता है कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे एक नाइट को जज करे। ये काम सिर्फ दूसरे नाइट्स या भगवान का है। स्टाफ हैरान होकर पूछता है कि वो यहां क्यों आया है, तो लियोन समझाता है कि वो काबिल सैनिकों की तलाश में है, लेकिन मौजूदा लोग इसके लायक नहीं हैं। वो अगला स्टेज देखने में इंटरेस्टेड है, जो कि एक गेट टेस्ट है, और इससे उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। आखिरकार उसे असली टैलेंट देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा दसोंग जानता है कि ज्यादातर क्लियर किए गए गेट्स को सील कर दिया जाता है, सिवाय कुछ गेट्स के जिन्हें ऐसे टेस्ट के लिए खुला रखा जाता है। पिछले साल क्या हुआ था ये याद करते हुए दसोंग जानता है कि अलग दिखने के लिए उसे इस बार टॉप लेवल का परफॉर्मेंस देना होगा। जिनमी और तेहुन एकदम बिंदास बर्ताव कर रहे हैं, जैसे किसी बात से अनजान नए लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि वे किस मुसीबत में फंस गए हैं। दसोंग के साथ 60 साल का एक बूढ़ा आदमी भी है, जो ऐसे टहल रहा है जैसे किसी पार्क में घूम रहा हो। उनमें से ज्यादातर सी या डी रैंक के लग रहे हैं। दसोंग को लॉबी में देखा हुआ वो विदेशी मजदूर भी दिखता है, जो इतना जवान लग रहा है कि वो भी एक शुरुआती हंटर ही होगा। नए लोगों से भरी टीम को देखकर दसोंग सोचने लगता है कि क्या ये रेड सही से हो भी पाएगी। शुरुआत करने के लिए गु दासोंग, जो मुख्य रूप से एक डीलर है, अपना परिचय देता है और बताता है कि एक हंटर और योद्धा के रूप में ये उसका 10वां साल है। इसके बाद शिन तेहुन की बारी आती है, जिसे इसी साल अपनी ताकत मिली है और वो एक ढाल और भाले का इस्तेमाल करता है। उसकी बहन शिन नायोन उसके ठीक बगल में है, जो खंजर चलाती है और तीर कमान की ट्रेनिंग भी ले रही है। दासोंग ये देखकर अंदर तक हैरान रह जाता है कि 3 महीने तक सेंटर में ट्रेनिंग का दावा करने के बावजूद इन नए लोगों को अभी तक अपना मेन हथियार ही नहीं मिला है। फिर वो बूढ़ा आदमी ओ गांग है, जो अपने 5वें साल में है और लोहे के दस्तानों का इस्तेमाल करता है। उसने इतनी कम उम्र और तजुर्बे के साथ हंटर का काम छोड़ दिया था और उसका हथियार भी उसकी उम्र की कमी को पूरा नहीं कर सकता। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही कमजोर टीम है।
आखिर में दासोंग उस विदेशी मजदूर से पूछता है कि क्या उसे कोरियन आती है। लियोन सीधा बोल देता है कि वो नहीं लड़ेगा और मुर्गियों को मारने के लिए वो ड्रैगन को मारने वाली तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर दसंग हैरान रह जाता है कि ये आदमी तो एकदम फर्राटेदार कोरियन बोलता है। टेस्ट में 50 कोबोल्ट्स का शिकार करना है और मिशन के बीच में एक नल भी आ सकता है। जजेस साफ करते हैं कि अगर खतरा बहुत बढ़ गया तो वे बीच में आएंगे, वरना सबसे यही उम्मीद है कि वे अपना बेस्ट देंगे। दसंग पहले से ही टेंशन में है, खासकर यह सोचकर कि लियोन बिना किसी हथियार के आया है। कुछ देर पहले नायोन ने उसे अपनी तीर कमान ऑफर की थी, लेकिन उस राजा बनने का शौक पालने वाले आदमी ने इसे बहुत बड़ी बेइज्जती मान लिया। यहां तक कि जब उसने कहा कि वो बाद में उसे वापस कर सकता है, तब भी लियोन भड़क गया और चिल्लाया कि दूर से हमला करने वाले हथियार एक नाइट के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और कायरों के लिए होते हैं। बिना कुछ सोचे समझे उसने गुस्से में कमान फेंक दी। वापस अभी की बात करें तो दसंग बुरी तरह नर्वस है। उसे पक्का यकीन है कि यह टेस्ट किसी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। वो कोबोल्ट्स के शिकार के लिए एक जगह सुझाता है और पूरी टीम बिना किसी शिकायत के उसे लीडर मानकर उसके प्लान के साथ चलने लगती है। तेहुन यह भी बताता है कि किनारे पर एक बस्ती है जहां नल्स का झुंड हो सकता है। दासुंग को नहीं लगता कि उनकी टीम ऐसी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उनके जैसा छोटा ग्रुप आसानी से चारों तरफ से घिर सकता है। इसलिए वो उन्हें कुछ गुफाओं के पास ले जाने का फैसला करता है, जहां वे पत्तों और घास में आग लगाकर कोबोल्ट्स को धुएं से बाहर निकाल सकते हैं। उसे लगता है कि यह उन्हें मारने का एक आसान तरीका होगा। तेहुन उसके तजुर्बे की तारीफ करता है और दासुंग को अचानक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब उसे वे सारी गाइड्स और ट्रेनिंग याद आती है जो उसने एक टॉप रैंक वाले गेट में जाने का सपना देखते हुए की थी। लेकिन असलियत में यह अभी भी उसका पहला मौका है और वो जानता है कि उसे इस बार अपना रैंक बढ़ाना ही होगा, क्योंकि डी रैंक से अब काम नहीं चल रहा है। अचानक दसन नोटिस करता है कि तेहुन पत्तों की तरह कांप रहा है और वो कुछ कोबोल्ट्स को गुफा के दरवाजे की तरफ चुपके से आते देखता है। बिना कुछ सोचे वो आगे बढ़ता है और तेहुन को अपनी ढाल से रास्ता रोकने को कहता है। एक सही वार के बाद तेहुन जोश में आ जाता है और सोचता है कि वो इन बेवकूफ मॉन्स्टर्स को आसानी से मार सकता है। पता चलता है कि वो सीधे आने वाले हमलों को रोकने में अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उस कोबोल्ट को नहीं देख पाता जो सीधे उस पर झपट रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में उसके गंदे दांत तेहुन का चेहरा फाड़ने ही वाले होते हैं। दसंग जल्दी से चिल्लाकर सबको बताता है कि ये कोबोल्ट्स बहुत तेज और चालाक होते हैं। इस बीच बूढ़ा आदमी और बाकी लोग एकदम प्रोफेशनल्स की तरह हालात संभाल रहे होते हैं। एक के बाद एक कोबोल्ट्स को मार गिरा रहे होते हैं, जिससे दसंग को थोड़ी शांति मिलती है। जब आखिरी के कुछ मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं तो दसंग टीम की तारीफ करता है और तेहन अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। दसोंग इस बात को जाने देता है क्योंकि नायोन ने अकेले ही 2 को मार गिराया था और उस बूढ़े आदमी की वजह से किसी को चोट भी नहीं आई। हालांकि शुरुआत में वो आदमी काफी डरा हुआ था, लेकिन सब कुछ उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा हुआ। खैर, सब कुछ सही था सिवाय उस एक विदेशी आदमी के जिसे खुद को राजा समझने का घमंड है। आखिर में दसोंग लियोन से पूछ ही लेता है कि उसने एक उंगली भी क्यों नहीं उठाई। जज अजीब तरह से कहता है कि वो इस बात को अपने रिकॉर्ड्स में लिख लेगा, जिससे सबको गुस्सा आता है। लेकिन वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और जल्दी ही गुफा तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊं तो नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हाजिर होगा मेरे मित्रों। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।